नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है AR ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज के इस वक्त में किसी भी विद्यार्थी का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका सरकारी जॉब निकल जाए, और अगर ये एक सपना पूरा हो जाता है तो जिंदगी भर के सारे सपने पूरे हो जाते हैं। और अगर इस सपने को हम पूरा करना चाहते हैं, या मान लीजिए हम कोई सपना देखते हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए अगर हम दिल से पूरा जी जान से हम मेहनत करते हैं तो देखिए सपना भी पूरा होता है। इसी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है हमारे एक बहुत ही प्यारे से विद्यार्थी निकिता जांगिर ने, जिन्होंने हाल ही में बैंक पीओ का जो एग्जाम था उसमें फाइनली सिलेक्शन लिया है और ज्वाइनिंग प्राप्त की है। आज हम इनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं कि इन्होंने कैसे अपनी एग्जाम का प्रिपरेशन किया, ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट जो भी हमारे संस्था के स्टूडेंट हैं उन सभी विद्यार्थियों को एक अच्छा गाइड मिल सके, उनको अच्छा एक रास्ता दिख सके कि किस तरह से बैंकिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए और कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए और कितना हमें पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब क्या हमारा रास्ता होनी चाहिए, ताकि वो रास्ता जो इन्होंने पूरा करके अपनी मंजिल को प्राप्त किया और भी विद्यार्थी उस रास्ते पर चल के वो मंजिल प्राप्त कर सके। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इनका नाम है निकिता जांगिर और ये चोमू तहसील के पास में एक छोटा सा गांव है उदयपुरिया, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने हाल ही में आरआरबी बैंक कलर का बैंक पीओ का एग्जाम इन्होंने पास किया। आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा में, बड़ौदा ग्रामीण बैंक में इन्होंने बैंक पीओ का एग्जाम पास किया है। तो इसके लिए देखिए ये काबिल तारीफ है, ये बहुत ही अच्छी एक मिसाल है। अगर हम ये कहना चाहें तो इस बात में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस परिक्षेत्र में जितने भी संस्थान चलते होंगे, इन सारे संस्थानों में से इस विद्यार्थी ने और इस संस्था ने एक बैंक पीओ में सिलेक्शन प्राप्त करने का पहला गौरव इस विद्यार्थी ने प्राप्त किया है। जी हाँ दोस्तों, मतलब इतने सालों से एजुकेशन चोमू के क्षेत्र में चल रहा है, उन सारे संस्थाओं को छोड़ के AR कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसमें बैंक पीओ CGL जैसे स्पेशल हायर एग्जाम के जो सिलेक्शन होते हैं, इन सिलेक्शंस को निकालने का एक उदाहरण आप सभी के सामने पेश किया है। तो सबसे पहले तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप बैंक पीओ में हाल ही में सिलेक्ट हुए हैं, तो आपका बैंक पीओ का हाल ही में सिलेक्शन होने के बाद आपका क्या फील है, कैसा आपको लगता है और क्या आप सोचते हैं, जिंदगी अभी आपकी कैसे चल रही है, क्या विचार है, संतुष्ट कैसे है कि नहीं है, ये विचार आपका क्या होना चाहिए? नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अजय सर और रंजीत सर को कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आके बोलने का मौका दिया। दूसरी बात सर, जॉब लगने के बाद में फीलिंग कैसी आती है, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी आएगी। आपकी रेपुटेशन बढ़ जाती है, लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाता है देखने का। पहले जो लोग कुछ और बोलते थे वही लोग आपकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं, इवन सभी लोग करने लगते हैं। तो फैमिली वाले भी बहुत खुश हैं, कोचिंग वाले भी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कब से अपनी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चालू किया था, कैसे आपने स्टार्ट किया अपनी जर्नी को, क्या सब्जेक्ट को कैसे आप पढ़ते थे? तो एक बार आप पूरी जर्नी शॉर्ट में एक बार आप बच्चों को बता दीजिए, ताकि वो बच्चे समझ पाए कि हम जो शुरुआत कर रहे हैं कि हमारी शुरुआत में कोई कमी है कि नहीं है, या हमारे पास क्या होता है। कि देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरुआत में करते हैं और बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है। जैसे बैंकिंग का हाल ही में हमने बैच स्टार्ट किया था, उसमें काफ़ी बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। हर एक विद्यार्थी या हर एक दिन में कोई ना कोई एक विद्यार्थी सवाल करता ही रहता है कि सर मैं कैसे कर पाऊँ, मेरा जो चल रहा है वो सही है कि नहीं है, मेरा स्पीड कब बढ़ेगा, कैसे मेरा कैलकुलेशन हो पाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जब बैंकिंग का प्रिपरेशन चालू किया था तो कब से प्रिपरेशन आपने चालू किया, मतलब कि कॉलेज होने के बाद आपने प्रिपरेशन चालू किया या फिर कॉलेज के साथ साथ आपने प्रिपरेशन चालू किया? सर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी प्रीलिम्स चल रही थी, प्रीवियस चल रही थी मतलब, तो तभी मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन करना शुरू किया था AR कंपटीशन क्लासेस चोमू से। और पहले भी मैं एक कोचिंग में गई थी, बट मुझे फिर वहाँ पे फील नहीं हुआ कि यहाँ पे अच्छी प्रिपरेशन करवा पाएंगे, क्योंकि वो एक ही बैच में सब कुछ करवा रहे थे। राजस्थान पुलिस की भी तैयारी वहीं से, SSC भी वहीं से, या फिर GD वगैरह की तैयारी होती वो भी वहीं से, बैंकिंग भी वहीं से। फिर मुझे किसी ने बताया AR के बारे में, तब मैंने सर से, यहाँ पे जो डायरेक्टर सर अजय सर और रंजीत सर, वहाँ पे उनसे आके मैं मिली। फिर 2-3 दिन मैंने डेमो क्लासेस ली, मुझे वाकई में फील हुआ, मैं कंपैरिजन कर पाई, क्योंकि मैं एक बार पहले कोचिंग में जा चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे बैंकिंग की तैयारी करते करते इन लोगों ने ऑफलाइन प्रैक्टिस पेपर वगैरह भी प्रोवाइड करवाए थे, हर मतलब वीक में 2 से 3 बार ये। तो
जैसे कि देखो मुझे भी एक छोटा सा स्टोरी एक याद है इनका, मतलब कि ये पहले शुरुआत में जब आए थे इंस्टीट्यूट में तो एकमात्र इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया था। मतलब मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ते थे, केवल मात्र इंग्लिश पढ़ते थे। तो मेरा थोड़ा सा कांटेक्ट हुआ इनसे, मैंने जानकारी ली कि यार आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग बैंकिंग के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिशन के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें उन सारे कॉम्पिटिटर्स को भी तो चैलेंज करना है जिन लोगों का मैथ और रीजनिंग बढ़िया होता है। और आप जानते हैं एसएससी हो चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, ज़्यादातर बच्चों का मैथ और रीजनिंग बढ़िया हो जाता है, वो वहाँ से अच्छा स्कोर निकाल पाता है। तो अगर मैथ और रीजनिंग का स्कोर, अगर मैथ और रीजनिंग का सब्जेक्ट अपना वीक रहेगा तो हम कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में बाकी लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो मैंने इनसे काफ़ी कन्विंस किया था, बार बार थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी की थी कि आप एक बार मैथ और इंग्लिश की क्लास लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें पता है, इस बात को हम भी समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में बैंकिंग का प्रिपरेशन और किसी इंस्टीट्यूट में अच्छे से नहीं हो सकता। तो इनको मैंने रिक्वेस्ट पे डाला, मतलब बार बार एक टीचर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, आप ये मत सोचो कि मैंने वहाँ पे फीस जमा कर दिया, सब कुछ कर दिया। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक बार बैंकिंग का मैथ और रीजनिंग अगर आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बाकी किसी एग्जाम के मैथ और रीजनिंग में और बैंकिंग के मैथ और रीजनिंग में बहुत फर्क होता है। तो मेरे से इसी बात का आपको फायदा मिल पाया होगा। चलिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब बेसिकली जैसे आपको होता है बैंकिंग में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश होता है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँ कि आपने जब शुरुआत में तैयारी शुरू की थी तो आपका पहला जो अटेम्प्ट था, फर्स्ट टाइम आपने बैंकिंग का जो एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट क्या रहा था? मतलब वो पास हो पाया था या फेल हो पाया था, उसका क्या रिजल्ट था? फर्स्ट टाइम पे सर मैंने जो एग्ज़ाम दिया था IBPS का, वो मेरा क्लियर हो गया था, प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, मेंस नहीं हो पाया था। अच्छा, मतलब आपका पहला ही अटेम्प्ट में मतलब बैंक का प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया था? यस सर, बिल्कुल। बता सकते हैं कौन सा एग्जाम का बैंकिंग था वो एग्जाम? SBI था या IBPS था या RRB था? IBPS क्लर्क सर। IBPS क्लर्क का एग्जाम था। हाँ, उसके बाद मेंस का एग्जाम कैसा हुआ, मतलब नहीं हो पाया? सर एक्चुअली उम्मीद नहीं थी कि हो ही जाएगा क्लियर, तो मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। अच्छा, तो मतलब मेरे हिसाब से आपने फिर आगे प्रिपरेशन किया, लगातार अपने एग्जाम देते रहे। और जैसा कि मुझे भी पता है, खैर बच्चों को हम बताना चाहते हैं, मुझे तो पता ही है, आप मेरे पास पढ़े हो, मतलब आपका लगातार प्रीलिम्स एग्जाम तो पास होता जा रहा था, लेकिन मेंस एग्जाम पास आपका नहीं हो रहा था। तो आप एक बार थोड़ा सा बता सकते हैं कितनी बार आप मेंस एग्जाम पास नहीं कर पाए? हाँ सर, मेरे मतलब लगभग कितना? लगभग 5 से 7 मेंस मतलब एग्जाम ऐसे थे जो 5 मैं से क्लियर। 7 अटेम्प्ट मेंस के ऐसे थे जिनमें आपका रिजल्ट नेगेटिव रहा। हाँ सर, तो बिल्कुल। आपके मन में ये फीलिंग नहीं है कि मतलब कहीं ना कहीं मैं इसको स्टॉप कर लूँ, यार बहुत हो गया, मतलब बैंकिंग का एग्जाम हम 2 साल से दिए जा रहे हैं, 5-7 मेंस एग्जाम में जा जाके अपन फेल हो गए। तो आपके दिमाग में थोड़ा सा हताश होने वाला, डीमोटिवेशन, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आई कि मतलब इसको स्टॉप करते हैं, कुछ और करते हैं? आई थी सर, एक्चुअली सबके माइंड में आता ही है कि लगातार एग्ज़ाम देते जा रहे हो और फिर सिलेक्शन होता नहीं है, तो घर वाले भी, गांव वाले भी, इवन कोचिंग वाले भी यही सोचने लग जाते हैं। एक बार मैंने NTPC का फॉर्म भरने का सोचा था और फिर 2018 में NTPC यस सर, बिल्कुल वैकेंसी आया था, और आपको पता है कि एक लंबा वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा सीटें होती है, तो आधी से ज़्यादा जनसंख्या कंपटीशन की NTPC का फॉर्म भरा है। हाँ सर, आप बिल्कुल। जब लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे तो बहुत सारे बच्चे होंगे, यार मैंने भी NTPC का भरा है, मैंने भी NTPC का भरा है। तो आपके भी मन में ऐसा आया होगा कि मतलब बैंकिंग का एग्जाम का प्रिपरेशन करते करते रिजल्ट काफी बार नेगेटिव हो गया, तो अपन सोचते हैं यार हम भी NTPC का फॉर्म भर देते हैं। तो फिर आपने क्यों नहीं भरा या क्या हो गया? मैंने रंजीत सर को बताया था कि सर मैं NTPC का फॉर्म भरना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, फिर रंजीत सर ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, बहुत ही इजी था वो उनके लिए, तो मतलब SSC के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, वो मेरे को नहीं आया। फिर उसी दिन उन्होंने मुझे सही से गाइड किया कि आप एक लाइन में हो तो उसी को आप आगे लेते जाओ, क्योंकि 1 साल 1.5 साल जो मैंने बैंकिंग में दे दिया था, अब मैं वापस से वो NTPC के लिए देती या फिर SSC कुछ और शुरू करती तो उसके लिए देती। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी रंजीत सर को कि उस टाइम अगर इन्होंने मुझे सही से मोटिवेट नहीं किया होता या मेरी लाइन को। देखिए दोस्तों, मतलब जितने भी विद्यार्थी सुन रहे हैं, हमें तो ये पता है कि इनका सफ़र क्या है, क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने सफ़र को AR से ही शुरू किया है और अपनी मंजिल को भी AR से ही प्राप्त किया। आप इस बात को आराम से चेकआउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये किसी और इंस्टीट्यूट में या किसी जयपुर जैसे बड़े इंस्टीट्यूट की हवा में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके इन्होंने पढ़ाई करने की कभी सोची नहीं है, क्योंकि एक तो जो माहौल होता है, मोटिवेशन होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये स्टोरी हम आपके सामने इस तरह से शेयर कर रहे हैं, मतलब कि जैसे क्या होता है, एक बच्चा जो प्रिपरेशन करता है और प्री एग्जाम उनका पास हो जाता है, मेंस नहीं होता है, दूसरी बार नहीं होता है, तीसरी बार नहीं होता है, चौथी बार नहीं होता है, तो बहुत सारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो डीमोटिवेट हमें करते हैं।
और बताते हैं कि यार, क्योंकि लोगों का काम है सुनाना कि यार तुम्हारा ना बस की बात नहीं है, बैंकिंग के लिए तुम बिल्कुल सिंसियर नहीं हो, बैंकिंग के लिए दिमाग बहुत चाहिए, ऐसा ज़्यादा चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है। तो लोग रास्ता भटकाने की कोशिश हमें करते रहता है। तो इन्होंने ऐसा विचार किया था कि सर एनटीपीसी का फॉर्म बढ़िया वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, तो हम भी एनटीपीसी का फॉर्म भर देते हैं। मतलब इन्होंने उस वक्त एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में फॉर्म भरने की विचार किया जिस समय इनका बैंकिंग का सारा सिलेबस क्लियर था। मतलब आपके दिमाग में बैंकिंग के सारे टॉपिक के सिलेबस क्लियर थे, मॉक टेस्ट आपके बढ़िया थे, प्रीलिम्स एग्जाम आपका बढ़िया हो रहा था, मेंस एग्जाम में आपका बाई चांस कुछ मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, और उस वक्त आप एनटीपीसी के बारे में सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए विद्यार्थियों, यही एक सबसे ज्यादा डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हम बैंकिंग का एक सफर शुरू करते हैं 2 साल, एक एग्जाम, बैंकिंग नहीं कोई भी एग्जाम आप देख लीजिएगा, किसी भी एग्जाम का हम सफर शुरू करते हैं और उस एग्जाम को हम 1-1.5 साल 2 साल तक उसका कोर्स पहले मेंटेन करते हैं। पहले उसके कोर्स के सब्जेक्ट को, सारे टॉपिक्स को हम समझते हैं, उसके कोर्स को मेंटेन करते हैं, फिर उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट मेंटेन करते हैं, और पूरी कठोर 2 साल की कठोर मेहनत को हम लगा के उसके प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर आप बात सोचिए कि उस बैंकिंग के एग्जाम को हम छोड़ के किसी और चीज के एग्जाम का प्रिपरेशन अगर हम शुरू करते हैं, तो आप जानते हैं वही सफर वहीं से वापस शुरू होगा जो बैंकिंग का सफर हमने शुरू किया था। और इस बात की गारंटी भी क्या हो सकती है कि आप बैंकिंग में पास नहीं हो पाए, तो आप इस बात की क्या गारंटी होती है कि आप एनटीपीसी में पास हो ही पाएंगे। वहां भी तो आपका रिजल्ट नेगेटिव जा सकता है, पॉजिटिव जा सकता है। इसलिए मैं ही कहता हूं कि अगर हमारा सफर कुछ कदम का बाकी रहा है, हो सकता है इस बार ना हो पाए तो अगली बार आपका मेंस एग्जाम में हो जाएगा, क्योंकि 99% तैयारी आपकी कंप्लीट है। बाय चांस कोई एक सी मिस्टेक या कुछ ही परसेंटेज से हम एग्जाम पास नहीं कर पा रहे, ऐसे सिचुएशन में मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि आपकी जो एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आप उसी एग्जाम का प्रिपरेशन आगे बढ़ाएं, ना कि किसी दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। चलो देखिए, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मतलब सब्जेक्ट का जो प्रिपरेशन होता है, मतलब मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, और एक इंग्लिश का सब्जेक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उन सब्जेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बच्चों के लिए आपकी क्या एडवाइस रहती है कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्या आपका एडवाइस रहता है इस बात के? सर मैथ और रीजनिंग का तो ये सीन है कि सबसे पहले तो आप कंसेप्ट क्लियर करो, पर टॉपिक का बेस क्लियर करो। वो कोचिंग ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा बेटर होता है, इजीली कर पाते जैसे हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, आपने एग्जाम पास किया, और आप भी जानते हैं बैंकिंग का एग्जाम का कट ऑफ भी हाई जाता है। यस आपको मुझे याद है कि आपने आरआरबी क्लर्क का एग्जाम भी पास किया था। यस सर। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का एग्जाम पास किया था दोस्तों, जिसका 80 नंबर का एक पेपर होता है, और 80 नंबर के पेपर में 75, यानी आपका उस टाइम में जो एग्जाम का कट ऑफ था मेरे हिसाब से वो 76.75 था। 75.75 गर्ल्स का होगा, नहीं, ओबीसी कैटेगरी जो ओबीसी और जनरल। 75, 80 में से 75 मार्क्स का एग्जाम पास आउट होगा। इसका मतलब है कि आपने एग्जाम में 80 के 80 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के अटेम्प्ट किए होंगे बेसिकली। हाँ सर, लगभग मान सकते हैं। लगभग। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मतलब बेसिकली कि आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग को पढ़ने का जो रूटीन होता है वो क्या होता है? मतलब मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को हम ट्रिक वाइज मेंटेन करना सही रहता है, या फिर हमारा बेसिक पोर्शन जो होता है या बेस आपका होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए? तो बैंकिंग के लिए कौन सी चीज़ जरूरी होती है? मतलब एक तो हम टिप्स की बात करें, जैसे कोई एग्जाम का टिप्स क्लियर होता है कि हम ट्रिक से क्वेश्चन को मेंटेन कर सकते हैं, या फिर आपका बेसिक पॉइंट्स आपका क्लियर होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए? सर मेरा ये पर्सनली मानना है कि बेस क्लियर होने के बाद आप ट्रिक पे जा सकते हो। डायरेक्ट ट्रिक पे जाना कभी कभी रिस्की हो जाता है एग्जाम में। मतलब कि 100% सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं आते हैं जो ट्रिक के बेस पे हैंडल कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल। सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनपे हमारा मैथमेटिक्स का बेस आपका क्लियर होना चाहिए। हाँ, कोई भी टॉपिक होता है उस टॉपिक का आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, आपको मीन पता होना चाहिए जो भी। हाँ सर बिल्कुल। चलो, तो मतलब आप ही कहना चाहते हैं बेसिकली कि मतलब पहले हमें सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का प्रिपरेशन बढ़िया करना चाहिए, और प्रिपरेशन के बाद मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी स्पीड इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए। यस सर। और मॉक टेस्ट आप रेगुलरली बढ़ाते रहेंगे तो क्लियर हो पाएगी। हाँ सर बिल्कुल। तो एक बात और पूछना चाहूंगा, इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर आपका क्या विचार होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ जितने भी इस एरिया में, इस पर्टिकुलर परिक्षेत्र में जितने भी विद्यार्थी अध्ययन करते हैं वो सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं। हाँ सर। और बैंकिंग का जो एग्जाम होता है आरआरबी को छोड़कर बाकी सारे एग्जाम्स में आपको पता है पूरा एक इक्वल पार्ट इंग्लिश का भी होता है। तो एक तो मैं ही पूछना चाहूंगा, आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम था या हिंदी मीडियम था, और प्लस अगर आपका जो भी सब्जेक्ट था उसके आधार पे आपने इंग्लिश सब्जेक्ट को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए? सर मेरा तो हिंदी मीडियम ही है, और ग्रेजुएशन में भी मेरे पास साइंस बायो थी, तो हिंदी मीडियम से थी वो भी, तो ना ही तो मैथ मेरी अच्छी थी कभी और ना ही मेरी इंग्लिश। फिर कोचिंग में आने के बाद इंग्लिश के लिए तो जैसे बेस वगैरह तो आपके कोचिंग से क्लियर हो जाता है, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो इंग्लिश हो।
फिर उसके बाद में आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हो, जो सर शीट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं वो रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करके उनसे क्लियर कर सकते हो। मैथ रीजनिंग के लिए ऑफलाइन मॉक दे सकते हो, ऑनलाइन मॉक दे सकते हो। उसके अलावा क्विजेज सॉल्व कर सकते हो ऑनलाइन जो प्रोवाइड करवाते हैं चैनल वाले। चलिए, तो मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, सवाल पे सवाल आपके हो रहे हैं बिल्कुल। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब आपने बताया कि 7-8 मेंस एग्ज़ाम आपका पास नहीं हो पाया, तो उसके बाद जैसे कि मुझे तो पता है कि आपने कई एग्ज़ाम्स बैंकिंग के पास किए हैं। तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप बच्चों को एक बार बताएं, जितने भी विद्यार्थी हैं साथीगण हैं उनको आप एक बार बताएं कि मतलब आपने कौन कौन सी एग्ज़ाम बैंकिंग का कौन कौन सी एग्ज़ाम में फाइनली आपने सिलेक्शन लिया, मतलब प्री नहीं, आप फाइनली सिलेक्शन की बात करते हैं जिन्होंने आपने ज्वाइनिंग लिया है और कुछ दिन या कुछ मंथ आपने वहाँ पे काम किया, फिर दूसरा जॉब आपने लिया, फिर वहाँ पे कुछ मंथ कुछ दिन आपने काम किया, फिर तीसरा एग्ज़ाम आपने पास किया, फिर वहाँ पे कंटिन्यू आप काम कर रहे हैं। तो एक बार आप बताएगा कौन कौन सा एग्ज़ाम आपने पास किया? सबसे पहले मैंने IBPS RRB क्लैरिकल वाला क्लियर किया था। उसमें मुझे राजस्थान मरोदा ग्रामीण बैंक मिला था, कोऑपरेटिव बैंक। ये सिलेक्शन इसमें हुआ था, ज्वाइनिंग उसमें पहले हो गई थी। कोऑपरेटिव बैंक में आपका ज्वाइनिंग हुआ था, तो एक बार आप बताएंगे हाँ। कहाँ ज्वाइनिंग हुआ था, कौन सी जगह? कोऑपरेटिव बैंक में मेरी ज्वाइनिंग थी पलसाना सीकर में। पलसाना सीकर में। हाँ। बैंक का नाम क्या था मतलब? सीकर पलसाना कोऑपरेटिव बैंक। पलसाना कोऑपरेटिव बैंक था। हाँ, ठीक है, मतलब पहला एग्जाम आपका ये पास हुआ। हाँ उसके बाद मिठाई उठाई खिलाई किस किस को? हाँ सर, बिल्कुल खिलाई। चलो, तो दूसरा एग्जाम आपने कौन सा पास किया और कब पास किया? दूसरा एग्जाम मैंने राजस्थान मरोदा ग्रामीण बैंक वाला किया था। तो मतलब आप पहले बैंकिंग में सिलेक्शन आपका हो गया, उसके बाद दूसरे बैंकिंग के एग्जाम का आपका सिलेक्शन हुआ। तो Yes, वो sir. जो दूसरा एग्जाम का आपका सिलेक्शन हुआ था, उसका एग्जाम पहले बैंकिंग के एग्जाम का सिलेक्शन होने या ज्वाइनिंग होने के बाद हुआ था, पहले हो गया था? एग्जाम दोनों के लगभग साथ से हो गए थे। मतलब ज्वाइनिंग होने से पहले दोनों का एग्जाम? हाँ, ज्वाइनिंग से पहले दोनों के एग्जाम हो बाद गए। आगे पीछे आया और उसके बाद आपका रिजल्ट हाँ, बन पाया। 1-1.5 महीने के अच्छा, अंदर। ठीक है, मतलब दूसरा आपका सिलेक्शन हुआ मरुद्रा ग्रामीण बैंक। यस सर। मतलब IBPS RRB के आधार पे आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ, ऑफिस हर साल असिस्टेंट। अगस्त में वैकेंसी इसकी निकली जाती है। Yes, sir, Okay, बिल्कुल। तो तीसरा एग्जाम का क्या सिलेक्शन था? मैं राजस्थान मरोदा ग्रामीण बैंक सुमेरपुर पाली में पोस्टेड थी उसी टाइम पे। नेक्स्ट ईयर मतलब 2019 का पेपर मेरा क्लियर था, 2020 में वैकेंसी आई थी ऑफिसर वाली। उसमें मैंने सर्विस करते हुए तैयारी कर रही थी मैं, मतलब सर्विस करते हुए आपको तैयारी कर रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि बैंकिंग में तो शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है, मतलब टाइम मिल ही नहीं पाता है, तो आप कैसे प्रिपरेशन कर पाए? मतलब सर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब बैंकिंग के 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है, अगर एक बार इनको ढंग से पढ़ लिया जाए तो मेरे हिसाब से आपकी प्रिपरेशन ऑलवेज 100% बराबर रहती है। मतलब कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर मॉक टेस्ट देते रहे, क्योंकि हमें बात पता है कि हमने इतना लंबा प्रिपरेशन किया है, दो बैंकिंग का एग्जाम हम पहले सिलेक्शन लेके निकाल चुके हैं, तो मतलब कि हमारा मैथमेटिक्स का ऑल सब्जेक्ट क्लियर है, रीजनिंग का क्लियर है, इंग्लिश का हमारा लैंग्वेज पार्ट बिल्कुल क्लियर हमने कर लिया है, वोकेब पावर हमारा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो उसके बाद मेरे हिसाब से नया तो कुछ पढ़ने का था नहीं। तो आपने पहले बैंकिंग के एग्जाम में सिलेक्शन के बाद लास्ट वाले बैंकिंग के एग्जाम के सिलेक्शन के बीच में ज्वाइनिंग या ड्यूटी करते हुए, आप वर्क करते हुए उसके साथ प्रिपरेशन करेंगे, तो मेरे हिसाब से केवल आपने मॉक टेस्ट दिया होगा। तो मतलब यही चीज़ होती है, मतलब ये सब्जेक्ट ऐसे है कि इनको एक बार अगर ढंग से पढ़ लिया, मैथमेटिक्स को एक बार, रीजनिंग को या इंग्लिश को अगर एक बार आपने ढंग से पढ़ लिया, तो ये सब्जेक्ट हमेशा आगे काम आते रहते हैं। तो मॉक टेस्ट देते रहो, उसके बाद एक बार बैंकिंग का एग्जाम हो गया तो आगे मॉक टेस्ट में आपकी स्पीड को बरकरार रखे या गलतियां ना हो, उस चीज़ को हम मेंटेन करते रहते हैं और आपका प्रिपरेशन होता रहा। तो फिलहाल आपका कौन सा बैंक में सिलेक्शन है और किस जगह पोस्टिंग है? अभी मैं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निमेड़ा ब्रांच में पोस्टेड हूँ। निमेड़ा कहाँ है? सीकर जिले में पड़ता है सीकर सर। जिले में निमेड़ा है। हाँ। वहाँ पे पोस्टिंग है। ठीक है भाई, कोई आसपास का लोग हो तो आप बिल्कुल, कोई काम हो तो हेल्प के लिए बिल्कुल हमारे है SBI, सॉरी किस बैंक में? बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बड़ौदा बैंक। राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यस सर, Okay. अधिकारी हूँ मैं वहाँ तो अभी ज्वाइनिंग के हुए कितना वक्त हो गया, मतलब वहाँ पे ज्वाइन किए हुए 3 मंथ हो गए सर। 3 मंथ हो चुके हैं? Yes, ठीक है, 3 मंथ हो चुके हैं। तो एक बार जैसे लमसम आपकी क्या मंथली सैलरी रहती है? मेरी सैलरी स्लिप में 57,000 है। 57,000 रुपए? यस सर। अच्छा, तो अभी क्या महीने का खर्चा चल जाता है या फिर अभी भी कम लगता है? नहीं सर, चल जाता है। क्योंकि दुनिया में क्या होता है, जितने भी ऐसे लोग होते हैं कितना ही कमा ले लेकिन सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं, सपने बढ़ते जाते हैं, खर्चे बढ़ते जाते हैं कि सोचते हैं यार 57,000 के बजाय क्या मैं ये गाड़ी ले सकता हूँ, मैं ये ले सकता हूँ। तो आपका बिल्कुल मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छी बात महसूस की होगी, मतलब कि एक नहीं कितने सारे एग्जाम इन्होंने पास किए, मतलब छोरी ने तो कमाल कर दिया। एक नहीं, 2 नहीं, 3 बैंकों के एग्जाम पास करके इन्होंने इतिहास बनाया है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छी बात है। आखिरी में देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब जितने भी बच्चे हैं, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं,
या स्पेशली बैंकिंग का जो एग्जाम का प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहनी चाहिए, क्या उनके लिए आप थोड़ा सा सजेशन देना चाहिए कि क्या वक्त पे क्या सोचना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर जो लाइन आपने चूज़ करी है ना, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे वीडियो हो, कुछ भी लाइन हो, आपने चूज़ करी है तो कुछ सोच समझ के ही करी होगी। आप उस पर बने रहो। ऐसा नहीं है कि आप एक साल भर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो फिर आपने लाइन चेंज कर दी। डिमोटिवेट सब होते हैं, मैं भी हुई थी, सभी होते हैं इवन लाइन में। तो मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो या फिर सर से आप कंसल्ट कर सकते हो, आपको सर अच्छा ही गाइड करेंगे। और मैं तो यही मानती हूँ कि सर ने गाइड नहीं किया होता तो पता नहीं मैं कहाँ होती, सिलेक्शन ले भी पाती या नहीं ले पाती। तो वही चीज़ है, आप सोच समझ के आए हो और सभी समझदार हो तो उसी लाइन पे रहो आप जहाँ जिस। चलो तो देखिए इनका यही एडवाइस है, मतलब कि वक्त के साथ हम अपने विचार में कई सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, बट देखिए हमारा काम होता है नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना और अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार बनाए रखना और हमेशा एक सपने जो हमने देखा है उस सपने को पूरा करना। देखिए दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारे डायलॉग ऐसे होते हैं जिनको मार मार के हम ये सोचते रहते हैं कि आज नहीं तो कल देख लेंगे, कोई विचार नहीं होगा। बट देखिए हर एक विद्यार्थी को ये विचार जरूर करना चाहिए कि आज से 2 साल बाद या 4 साल बाद मेरी लाइफ किस मोड़ पे होगी, वो उसी मोड़ पे होगी जिस मोड़ पे आप लेना चाहेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो आप बेशक उस मोड़ पे जाएंगे जहाँ पे आप सपने पूरे कर सकते हैं, और यही कोशिश हमारी बनती रहेगी। तो देखिए ये एक छोटा सा हमने प्रोग्राम रखा आप सभी के लिए। उम्मीद है आप सभी को ये देख के बहुत अच्छा लगा होगा, मोटिवेशन आप सभी को मिल पाएगा। और मेरे सामने देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, 1 साल 1.5 साल पढ़ते हैं, उसके बाद उन्होंने अपना फील्ड चेंज कर दिया, या तो वो प्राइवेट जॉब करने लग जाते हैं क्योंकि बेसिक नहीं होता है ऐसा, या फिर हताश हो जाते हैं या अपने आप को तोड़ लेते हैं कि चल ठीक है यार मैं तो कोई प्राइवेट जॉब देख लेता हूँ, या फिर अपना एग्जाम का प्रिपरेशन चेंज कर देते हैं, वैकेंसी के हिसाब से चलते हैं। क्योंकि मुझे पता है लोग अपने दिमाग से न चल के लोगों के दिमाग से चलते हैं कि लोग क्या विचार करते हैं क्या नहीं बोलते हैं। देखो ऐसा नहीं होता है, लोग जानते क्या है और बोलते क्या है और उसका सफर क्या होता है वो बहुत अलग फर्क होता है। लोग बोल सकते हैं आसानी से कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन चलना तो उस सफर पे आप ही का होगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, कठोर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए इसी सिलसिले में हम आगे भी मिलते रहेंगे, आगे किसी एक विद्यार्थी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि इन सभी के पास भी टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की है तो इनका भी एक ड्यूटी बनता है कि आप अपने जॉब को बरकरार रखें। तो इनसे हम टाइम मांगते रहते हैं, मतलब हम सर हैं फिर भी टाइम इनसे मांगते रहते हैं कि यार कृपया करके आप थोड़ा सा हमारे टाइम निकालें और बच्चों को थोड़ा एडवाइस आप कर सके, इस बात के लिए होगा। बाकी देखिए बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, और जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जो बिल्कुल पेशेंस है और झुक के पढ़ता है, वो हमेशा पास होता है। तो जिंदगी में आप अगर किसी चीज़ का सपना बनाते हैं, कोशिश करते हैं, तो डेफिनेट मैं कह रहा हूँ आप उस सफर पे बरकरार रहे, आप लगातार चलते रहे, कोशिश करते रहे, आप अपनी कमियों को दूर करता रहे। ये नहीं कि हम पढ़ते जा रहे, आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहे। आप टेस्ट देके महसूस करें कि मेरा वीकनेस क्या है, उस वीकनेस को आप दूसरे टेस्ट में रिमूव करने की कोशिश करें। पढ़ते तो बहुत है भाई, पढ़ते रहते हैं सब लोग, स्टडी करते रहते हैं। कोई बोलता है मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, कोई बोलता है 15 घंटे पढ़ता हूँ। तो पढ़ने से कुछ नहीं होता है, इंप्रूवमेंट करने से होता है। अगर एक बार हमने कोई काम किया, उस काम में जो गलतियां है दूसरे काम में वो गलतियां नहीं दोहरानी है। अगर ऐसा आप करते जाओगे तो आप अपने आप को बेस्ट से बेस्ट बनाते जाओगे। और एग्जाम क्या बड़ी बात है भाई, एक एग्जाम क्या बड़ी बात है, हर एग्जाम में सिलेक्शन आपका हो जाता है। चले, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।